सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में भारतीय कृषि एवं सिंचाई। इससे पिछले के क्लास में हमने पढ़ा था भारत की जलवायु। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की कृषि एवं सिंचाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि क्या होता है। तो कृषि जो है ये एक प्राथमिक क्रिया जिसे खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है, या फिर जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करता है। खाद्यान्न के अलावा ये विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कच्चा माल। तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्रिया है और ये हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ ये कच्चा माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होता है। और कृषि में भारत की 2/3 जनसंख्या लगी हुई है। 2/3 जनसंख्या ये कृषि में संलग्न है। तो कृषि के कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा जो है ये गहन कृषि। तीसरा वाणिज्यिक कृषि। चौथा रोपण कृषि। पांचवा सिंचित कृषि। और छठा जो है ये वर्षा पर निर्भर कृषि। तो जो ये जीवन निर्वाह कृषि है, इसका अर्थ होता है कि अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि की जाती है। गहन कृषि का अर्थ हो गया कि जिस भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव उन क्षेत्रों पे गहन कृषि किया जाता है। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि, ये व्यापार के उद्योग से कृषि की जाती है। रोपण कृषि में हम जो उत्पादन करते हैं ये बिक्री के लिए, जैसे कि इसमें हो गया चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, फिर केला, ये सब जो है ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है सिंचित कृषि। तो सिंचित कृषि का जो उद्देश्य होता है ये फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा करके उत्पादकता बढ़ाना होता है। और वर्षा पर निर्भर कृषि, ये कृषि जो की जाती है ये मानसून पर निर्भर रह के की जाती है। इसी कारण हमारे जो कृषि है भारत की, इसे मानसूनी जुआ भी कहा जाता है। क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों पर वर्षा निर्भर की खेती की जाती है। जिस प्रकार से भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार से फसल की भी भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, जिसमें पहला है खरीफ, दूसरा है रबी, और तीसरा जो है ये है जायद। ये 3 अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं जिन्हें फसल की ऋतुएं कहा जाता है। तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला देखेंगे हम खरीफ फसल ऋतु। तो इस प्रकार की ऋतु का जो प्रारंभ है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होता है। खरीफ ऋतु का प्रारंभ होता है साथ में, और इसमें उष्णकटिबंधीय फसलों को ही बोया जाता है। उष्णकटिबंधीय फसलों को बोया जाता है, जैसे कि चावल, कपास, जूट, ज्वार, फिर बाजरा और अरहर।
ये सारी खरीफ की फसलें हैं, अर्थात खरीफ मौसम में होने वाली फसलें। चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर। उसके बाद अगला जो है ये है रबी की फसल। रबी की फसल या फिर रबी फसल ऋतु। तो इसका प्रारंभ कब होता है? तो इसका प्रारंभ जो है ये शीत ऋतु में होता है। जैसे ही भारत में शीत ऋतु का आगमन होता है, इन फसलों की ऋतु का भी आगमन हो जाता है। तो इनका प्रारंभ कौन से महीने में होता है? ये अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, दिसंबर के मध्य। तो इस समय रबी की फसलों को बोया जाता है और काटा कब जाता है? काटा जाता है ये ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में कब? तो अप्रैल से जून के बीच, अप्रैल से जून, जून के मध्य इन फसलों को काटा जाता है, रबी की फसलों को। और इस समय किस तरह की फसलों को उगाया जाता है? तो ये शीतोष्ण, शीतोष्ण और उपोष्ण, उपोष्ण फसलों को उगाया जाता है, जिसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर और सरसों इत्यादि। अब अगली जो ऋतु है ये है जायद की, जायद ऋतु। तो यह एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। अल्पकालिक ग्रीष्मकालिक फसल ऋतु जो कि रबी और खरीफ इन दोनों ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। रबी और खरीफ ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इस ऋतु में तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी और अन्य सब्जियां की कृषि की जाती है। तो ये हो गया 3 ऋतु, पहला रबी, फिर खरीफ और जायद। तो इन तीनों को हम एक बार देख लेते हैं फिर से। तो देखिए, पहला हो गया खरीफ। ये कब से कब? तो ये जून से सितंबर। उसके बाद रबी की फसल जो कि अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से ये मार्च तक रहता है। उसके बाद जायद, ये अप्रैल से जून। इसमें प्रमुख फसलें क्या क्या हो गई? तो देखिए, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में ही अलग अलग फसलें होती हैं, तो इसीलिए हम दोनों को अलग कर देते हैं, उत्तरी भारत और इधर दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत में इस समय खरीफ की फसलों में चावल, कपास, बाजरा, इसके साथ मक्का, फिर ज्वार और अरहर या फिर तुअर की दाल, ये उगाया जाता है। और दक्षिण भारतीय राज्य में चावल, मक्का, फिर रागी, ज्वार और मूंगफली। उसके बाद रबी की फसल में अर्थात अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में उत्तरी भारत में देखिए यहाँ पे गेहूँ, फिर चना, सरसों, जौ, ये सब उगाया जाता है। और उसके बाद दक्षिणी भारतीय राज्य में हम देखें तो यहाँ पे चावल, मक्का, रागी और मूंगफली, फिर से वही जो कि खरीफ की फसलों के समय उगाया जाता है। उसके बाद जायद के समय यहाँ पे सब्जियाँ उत्तरी भारत में है ये,
उसके बाद फल और चारा फसलें। और इसी प्रकार से हम दक्षिणी भारतीय राज्यों में देखें तो चावल, सब्जियां और चारा फसलें, तो ये दोनों सेम हो गई। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो कि टाइप की हुई मिलेगी आपको। तो अब हम कुछ प्रमुख फसलों के बारे में देखते हैं। तो भारत की जो प्रमुख फसलें हैं ये अनाजें हैं। अनाज नहीं बल्कि हम इसे खाद्यान्न फसल बोल सकते हैं, खाद्यान्न फसल। तो भारत में खाद्यान्न फसलें जो हैं ये प्रमुख हैं, खाद्यान्न फसलें। और इनकी संरचना के आधार पर खाद्यान्न फसलों को दो भागों में बांटा गया है, अनाज और दाल। इन दोनों भागों में वर्गीकृत किया गया है दालें, अनाज और दालें। तो पहले अनाज के बारे में देखते हैं। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में 54% भाग पर अनाज बोया जाता है और भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करता है। और ये अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे है, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे अनाज उत्पादन में। भारत जो है ये विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिसमें चावल, गेहूँ और मोटे अनाज शामिल है। मोटे अनाज, और मोटे अनाजों में से भी कौन कौन से, तो ये हो गया ज्वार, उसके बाद बाजरा, मक्का और रागी, ये मोटे अनाज हो गए। और चावल और गेहूँ। और दालों की हम बात करें तो देश के लगभग 11% क्षेत्र में दालों की खेती की जाती है। दालें जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, प्रोटीन के स्रोत। और दालों को फलीदार फसल कहा जाता है, फलीदार फसल, जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाए रखते हैं, प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण। अब भारत जो है ये दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उसके साथ साथ उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता सबसे ज़्यादा ये उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा ये उपभोग भी कर लेता है। और बड़ी संख्या में हमें दालों का आयात भी करना पड़ता है। भारत में उत्पादित होने वाले प्रमुख दालें जो हैं ये हैं चना और अरहर। प्रमुख दाल चना, उसके बाद अरहर। तो पहले हम अनाज में चावल को देखते हैं। चावल, तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है ये चावल और गेहूँ है, जिसमें से अधिकांश लोग चावल को खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं। खाद्यान्न, यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल, और इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। और यह खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। इसके अच्छी उपज के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, चिकनी दोमट मिट्टी। तो दक्षिण भारतीय राज्य तथा पश्चिम बंगाल यहाँ पे जलवायु की अनुकूलता के कारण चावल की 2 से 3 किस्मों की फसलों को बोया जाता है। 2 से 3 किस्मों की फसलों को बोया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो 3 किस्मों की फसलों को बोया जाता है। 3 किस्म की फसलें, ये चावल की किस्म है, जिसमें पहला औस, फिर अमन और तीसरा बोरो।
ये 3 किस्में हैं जो कि पश्चिम बंगाल में बोई जाती हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादन है ये चीन के द्वारा किया जाता है, इसके बाद भारत के द्वारा, और भारत 21.6% चावल का उत्पादन करता है। और हमारे भारतीय राज्यों में बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये पश्चिम बंगाल ही है जो कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। अगला फसल है जो ये गेहूँ है, गेहूँ। तो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं ये हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल। इसे रबी ऋतु में बोया जाता है, रबी ऋतु में, ऋतु और इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वार्षिक वर्षा। और इसके लिए टेम्परेचर जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक ये उपयुक्त होती है। अब हम देखेंगे मोटे अनाज। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है मोटे अनाज ये भारत में पाए जाने मुख्य मोटे अनाज है और इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिसमें रागी में लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं ज्वार। ज्वार ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर, तो ज्वार जो है ये भारत के बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोई जाती है और यह दक्षिण भारत और मध्य भारत के अर्ध शुष्क भागों पर बोई जाती है, अर्ध शुष्क भागों पर। सर्वाधिक ज्वार उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और ये लगभग 50% से अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। और उसके बाद अन्य उत्पादक राज्यों में देखें ज्वार उत्पादक राज्य, तो ये हो गए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसकी कुछ किस्में हैं ज्वार की। पहला है CSH1, CSHC, ये C है, CSH4, CSV1, CSV6, M35-1। उसके बाद अगला है बाजरा। बाजरा जो है ये भी भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में गर्म और शुष्क क्षेत्रों में बोया जाता है। उत्तर पश्चिम में गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्रों में, गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्रों में इसे बोया जाता है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य जो हैं ये हो गए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसकी भी कुछ प्रमुख किस्में हैं जो कि है CO1, CO2, फिर HHB67, WCC75। ये आपको सारे याद नहीं रखने हैं, बस कुछ एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है मक्का। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यूपी।
ये भी एक खरीफ फसल है, खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल। और इसके कुछ किस्म जो है ये है गंगा 101, गंगा 3, फिर हिमालय 123 और जवाहर। अगला जो है ये दलहन फसलें हैं, दलहन फसलें जिसमें पहला है चना। तो इसकी जो खेती की जाती है ये काली मृदा में की जाती है, काली मृदा में। और ये एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, उपोष्ण कटिबंधीय फसल, उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ये। और ये रबी की फसल है, रबी ऋतु की फसल, रबी ऋतु की फसल है ये। इसके कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य जो है ये, पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद यूपी, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। इसकी कुछ किस्में हैं, कुछ प्रमुख किस्में जिसमें है G130, H208, फिर H355, RS10 और एक CHAFFA और अन्यगिरी होगा। अगला है अरहर या फिर तुअर की दाल बोलते हैं हम लोग, अरहर। और ये देश की दूसरी प्रमुख दाल की फसल है, और इसे लाल चना या फिर पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। महाराष्ट्र जो है ये, ये 2/3 देश के कुल 2/3 दाल का उत्पादन, अरहर दाल का उत्पादन ये खुद करता है महाराष्ट्र। और इसके बाद जो प्रमुख राज्य आते हैं ये हो गया उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला है तिलहन फसल, जिससे तेल निकाला जाता है, तिलहन फसलें जिसमें पहला है मूंगफली, दूसरा सरसों, तीसरा सोयाबीन और सूरजमुखी। तो मूंगफली का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य ये है गुजरात। इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर सरसों का हम देखें, और ये जो मूंगफली है ये भी रबी की फसल है, अब सरसों को देख लेते हैं। तो ये भी एक रबी की फसल, और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य में पहला हो गया राजस्थान, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। फिर सोयाबीन और सूरजमुखी, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं ये पहला है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और ये दोनों राज्य मिल करके देश का 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, सोयाबीन उत्पन्न। अगला है रेशेदार फसलें, जिसमें कपास और जूट शामिल है। रेशेदार फसलें, इन रेशेदार फसलों से कपड़ा, थैला और बोरा बनाया जाता है, और भी कई अन्य प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे धागा भी हो गया। तो पहला हम देखते हैं कपास, जिसे वाइट फाइबर भी कहा जाता है, वाइट फाइबर। और इसकी जो खेती होती है ये भी काली मृदा में होती है, काली मृदा
इसके लिए तेज धूप चाहिए होती है, तेज धूप। अब भारत के जो कपास होते हैं उसके जो रेशे होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के। और भारत जो है कपास उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, दूसरा स्थान। कपास के कुछ अग्रणी उत्पादक राज्य जो हैं ये पहला हो गया गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। कपास की जो कुछ प्रमुख किस्में हैं जिसमें पहला हो गया कल्याण, दूसरा जरीना, तीसरा गारोनी, तीसरा गारौनी, चौथा कोमिला। और भी कुछ प्रकार हैं, सबको याद नहीं रखना है, बस इनमें से कुछ पढ़ लेना है एग्जाम के समय। उसके बाद अगला जो रेशेदार फसल है ये है जूट। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर। और ये उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पे बाढ़ के मैदान जैसे क्षेत्र होते हैं या जल निकास वाली क्षेत्रों में। और इसके लिए आवश्यक तापमान जो है ये है 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें वार्षिक वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी आवश्यक है। और जूट का जो प्रयोग होता है वो बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, धागा और दस्तकारी, इसमें प्रयोग किया जाता है। जूट का भारत में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में और बिहार के कुछ इलाकों में। लेकिन अब ये ओडिशा तथा असम और मेघालय में भी इसका उत्पादन होता है। असम, ओडिशा और मेघालय यहाँ भी जूट का उत्पादन होता है। अब भारत जो है ये विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है ये 3/4 भाग जो पश्चिम बंगाल ही उत्पादन करता है। उसके बाद कुछ अन्य फसल में आ गया गन्ना, चाय और कॉफ़ी। पहला है गन्ना, तो ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल। गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य जो है ये है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। भारत ये ब्राज़ील के बाद गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो ये ब्राज़ील। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पे कम जगह पे ही बहुत अच्छे से किसी चीज़ का उत्पादन हो जाए, बहुत ही सरल तरीके से। उसके बाद है चाय। यह एक रोपण फसल जो कि पेय के रूप में यूज किया जाता है, पेय पदार्थ। इनकी पत्तियों में टेनिन की मात्रा पाई जाती है। टेनिन जो कि थकान को दूर करती है, थकान को दूर कर देती है। दूर हो जाएगा यहाँ पे, दूर, ये थकान को दूर करती है टेनिन। भारत में सर्वप्रथम
जो चाय की खेती की गई थी ये 1840 ईस्वी में की गई थी, और ये भी कहाँ, तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के पास, असम में। इसके बाद धीरे धीरे इसका जो उत्पादन है ये पश्चिम बंगाल में किया जाने लगा, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार क्षेत्रों में, कूच बिहार। और इसके साथ ही साथ दक्षिण भारत में चाय की खेती जो की जाती है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ी तथा इलायची की पहाड़ी के निचले ढलानों पे, इलायची की पहाड़ी के निचले ढलानों में भारत जो है ये चाय का अग्रणी उत्पादक देश है, उत्पादक देश है। और यहाँ पे विश्व का लगभग 28% जो है ये चाय ये उत्पादन करता है। और भारत जो है ये चाय निर्यातक देशों में तीसरे स्थान पे है विश्व में, चाय निर्यात में ये तीसरे स्थान पे है, सबसे ज़्यादा चाय की खेती जो है ये असम में की जाती है। और ये यहाँ पे कितनी खेती की जाती है असम में, लगभग 50% से अधिक। फिर अगला जो है ये है कॉफ़ी की प्राप्ति जो होती है ये बीजों से होती है, और ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है, कटिबंधीय फसल। और भारत में 3 प्रकार की किस्में हैं कॉफ़ी की जो उगाई जाती है। पहला है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा, तीसरा लिबेरिका। और भारत सबसे ज़्यादा जो इन तीनों किस्मों में से जिसका उत्पादन करता है ये है अरेबिका कॉफ़ी। इसका उत्पादन भारत सबसे ज़्यादा करता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य हो गए कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही उत्पादन किया जाता है, उसके बाद केरल में और तमिलनाडु में। कॉफ़ी की पत्तियों में, बीजों में कैफीन पाया जाता है, कैफीन जो कि नींद को दूर करता है। उसके बाद अगला जो है ये रबड़ है। रबड़ जो है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, भूमध्य रेखीय फसल क्षेत्र की फसल। और यह एक कच्चा माल जो कि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। और इसके कुछ उत्पादक राज्य जो हैं ये है केरल, उसके बाद तमिलनाडु, अगला कर्नाटक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसका उत्पादन किया जाता है, द्वीप समूह में। अब हम भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति को देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। तो भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो की गई थी ये 28 जुलाई 2000 को की गई थी, 28 जुलाई 2000। और इसके अंतर्गत अगले 2 दशकों तक कृषि का जो अनुमानित विकास है ये कितना रखा गया था, तो ये 4.1% रहने की संभावना बताई गई थी। तो कृषि के क्षेत्र में अनेक क्रांतियाँ हुई हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो पहला जो क्रांति है ये है हरित क्रांति। ये कब हुआ था, तो 1966 से ये प्रारंभ हुआ था और 1969 के बीच ये चला था, 66 से 69 के बीच जब योजना अवकाश चलाया गया था तब। तो पहला हरित क्रांति है, ये किससे संबंधित था, तो ये प्रमुख अनाजों से, अनाज। दूसरा है श्वेत क्रांति, ये किससे संबंधित है,
तो ये दुग्ध उत्पादन से। तीसरा है नीली क्रांति। नीली क्रांति ये किससे? तो ये मछली से, मछली। तो देखिए जो हरित क्रांति इसे कैसे याद रखेंगे कि अनाज से संबंधित है। तो देखिए जब हम लोग अनाज लगाते हैं जैसे कि चावल या गेहूँ, तो इसका जो कलर होता है ये हरा होता है, तो इससे हरित क्रांति आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा है श्वेत क्रांति। तो इस जो दूध होता है ये वाइट होता है, अर्थात श्वेत होता है, सफ़ेद, तो इससे श्वेत क्रांति हम कर सकते हैं। फिर नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से। तो इससे कैसे याद रखेंगे? तो मछली जो है ये पानी में रहती है और पानी का जो रंग है ये नीला दिखता है, तो इससे आप नीली क्रांति कर सकते हैं। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति ये सरसों के तेल से, सरसों के तेल। तो जो सरसों का फूल है ये पीला पीला दिखता है, इस प्रकार से कुछ होता है, तो ये पीली क्रांति। उसके बाद है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति ऊन, एक मिनट, ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन से इसका संबंध है। उसके बाद है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति और इसका संबंध जो है ये मसाला उत्पादन से है, मसाला उत्पादन। आप देखते होंगे कि मसाला का जो कलर होता है ये बादामी कलर होता है, हल्का सा। उसके बाद है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन। ये झींगा मछली है, तो उसी से ये संबंधित है, गुलाबी क्रांति। फिर है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, धनुषी क्रांति, जिसका संबंध जो है ये सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने से है। जितनी भी प्रकार की क्रांति हम देख रहे हैं सभी को बढ़ावा देने से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। उसके बाद है लाल क्रांति। लाल क्रांति इसका संबंध जो है मांस और टमाटर उत्पादन से है। टमाटर उत्पादन। तो देखिए टमाटर भी रेड दिखता है और मांस भी हल्का हल्का रेड दिखता है, तो इसका संबंध लाल क्रांति से है। उसके बाद है ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति इसका संबंध जो है ये उर्वरक से है। ग्रे हो गया ये कलर, जो सीमेंट का कलर होता है उसे ही ग्रे कहा जाता है, तो उर्वरक भी वैसा ही दिखता है, आप देखे होंगे। तो इसी से रिलेट करके ग्रे क्रांति आप कर सकते हैं। कुछ फैक्ट हैं जो कि है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक तो ये हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये पूरे विश्व में, लेकिन भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, तो ये हैं MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक, क्रांति के जनक तो ये हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया था? तो ये 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया था। ऑपरेशन फ्लड, और इसे 3 चरणों में शुरू किया गया था। पहला जो चरण था ये 1970 में शुरू किया गया। दूसरा ये 1980 से 83 के बीच शुरू किया गया, और जो तीसरा है ये 1985 से 94 के बीच शुरू किया गया। अब हम आगे देख लेते हैं सिंचाई और कुछ सिंचाई परियोजना। लेकिन हम जो डैम के बारे में देखेंगे, कौन कौन से डैम किस राज्य में है और किस नदी पे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि उसकी जो लिस्ट है बहुत ही लंबी है और वह हम ट्रिक से याद करेंगे। अभी हम देखेंगे सिंचाई। तो सिंचाई, तो प्राचीन काल में सिंचाई कैसे होती थी? तो कुओं के द्वारा होती थी, या फिर पत्थर और मलबों के द्वारा, पत्थर या फिर मलबों के द्वारा बांध बना करके किया जाता, या फिर छोटे छोटे झील बनाए जाते थे, या फिर जलाशय।
और उसी को देखते हुए अभी वर्तमान समय में बांध बनाए जाते हैं नदियों पे, बांध, जिसका उद्देश्य सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं होता है बल्कि इसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, जिसमें पहला हो गया विद्युत उत्पादन, विद्युत के लिए विद्युत उत्पादन, फिर घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, औद्योगिक और घरेलू उपयोग, मछली पालन, फिर पुल बनाने के लिए, जो नदी है उसके बीच इस प्रकार से रास्ता, पुल बनाने के लिए, फिर जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, नौकाचालन, आंतरिक नौकाचालन, इन सारे कार्यों के लिए बांध का निर्माण अभी किया जाता है, जिसके कारण इनको जो कहा जाता है, ये कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, क्योंकि ये एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बनाया जाता है बल्कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसी कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। परियोजनाएं। भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती थी, जिसके कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है या फिर बंगाल का शोक, दामोदर नदी को। और इन नदियों के द्वारा सिंचाई भी की जाती है, परंतु सिंचाई के कुछ मुख्य साधन हैं, जिसमें कुआं, नलकूप, कुआं तथा नलकूप, इसके द्वारा सिंचित भाग 61%, फिर नहर के द्वारा सिंचित भाग भारत में ये 24.54%, लगभग इसको आप 25% भी बोल सकते हैं। उसके बाद तालाब से 3% और अन्य साधन, ये बाकी बचा 10%, इसको लगभग आप 11 बोल सकते हैं क्योंकि ये 10 मौला में है। कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है नागार्जुन सागर परियोजना। ये किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पे। और ये आंध्र प्रदेश में है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। नागार्जुन में क्या है? अर्जुन, और यहाँ पे है कृष्ण, तो कृष्ण और अर्जुन जो है ये अच्छे मित्र थे, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन। तो नागार्जुन ये कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश में है। और इससे दो नहर निकलती है, पहला है जवाहर लाल नहर और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री नहर। उसके बाद अगला है गंडक परियोजना। ये किस नदी पे है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है गंडक, तो ये गंडक नदी पे ही है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। लेकिन इसका कुछ लाभ जो है ये नेपाल को भी दिया जाता है, नेपाल। उसके बाद है व्यास परियोजना। यह पंजाब, फिर हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त परियोजना। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है व्यास, तो व्यास नदी पे है इसका, ये जो परियोजना है ये व्यास नदी पे है और इसी से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और व्यास नदी पर ही एक
बांध बनाया गया है जिसे पोंग बांध कहा जाता है, पोंग बांध। तो ये बांध क्यों बनाया गया है? ताकि इस इंदिरा गांधी नहर पर जल की आपूर्ति हमेशा होती रहे। उसके बाद अगला जो है ये मयूराक्षी परियोजना जो कि हुगली की एक सहायक नदी है मयूराक्षी, जो झारखंड से ही निकलती है। और इस मयूराक्षी परियोजना पर ही अर्थात मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों ही लाभान्वित होते हैं, झारखंड। और इस मयूराक्षी नदी पे कनाडा बांध भी बनाया गया है। कनाडा होगा यहाँ पे, कनाडा बांध। उसके बाद अगला जो है ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये कहाँ है ये नहर? ये राजस्थान में है, और भारत की एक बड़ी सिंचाई परियोजना। और ये व्यास तथा सतलज नदी के संगम पे हरिके बैराज से निकाली जाती है, अर्थात इसी से इसको जल मिलता है। और एक पोंग बांध भी बनाया गया है जिसमें जल की आपूर्ति होती है। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। ये हम अभी नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं, डैम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नदी घाटी परियोजना कौन सा है? नर्मदा। तो ये कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है, और इससे गुजरात और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। उसके बाद है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। तो ये किस नदी पे है? ये भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पे है, और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। टिहरी जिले में है। उसके बाद आगे है पोचमपाद परियोजना। ये गोदावरी नदी पे है, गोदावरी नदी। फिर अगला है कालिंदी परियोजना। ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में, और इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसके बाद अगला है साबरमती परियोजना। ये गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी पे ही है ये। उसके बाद अगला है कुंडा परियोजना। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु राज्य में, और ये भी एक जल विद्युत परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट जो है बाली मेला परियोजना, और ये ओडिशा की परियोजना है, ओडिशा राज्य की। ये एक जल विद्युत परियोजना। और ये कौन से नदी पे है? तो ये है सीलेरू नदी पे, और इसका निर्माण जो है ये पूर्ण हो चुका है, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन, ये 510 मेगावाट है। तो ये हो गया। तो आज हमने देखा कृषि के प्रकार, फिर फसल की ऋतुएं जिसमें खरीफ, रबी और जायद ऋतुओं को देखा। फिर हमने देखा फसलों को, जिसमें हमने अनाज में देखा चावल और गेहूँ, फिर मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी,
इसी प्रकार से अन्य सारी फसलों को। उसके बाद हमने देखा क्रांति, जितनी प्रकार की क्रांतियाँ हैं। फिर हमने देखा अभी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब हम नेक्स्ट क्लास में डैम को देख लेंगे, जितने डैम हैं भारत में, डैम या बांध। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।